हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर है ना क्लास 9 की जो नई वाली बुक का जो चैप्टर है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, इसको अच्छे से समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अब तक तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है जितने भी हमारे फ्यूचर टॉपर एटीसी क्लासेस के आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको बताऊं चैप्टर का नाम आपने क्या पढ़ा, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स होते क्या हैं या फिर मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जब भी आप है ना दो या दो से अधिक किसी भी चीज को आपस में एक साथ मिक्स कर देते हो तो वो मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा चीज को मैंने लिया और एक जगह पर रख दिया तो उसको मैं मिक्सचर कह सकता हूँ। तो हमने मिक्सचर को क्लासिफाई कर रखा है दो कैटेगरीज के अंदर। कितनी कैटेगरीज के अंदर? दो कैटेगरीज के अंदर, बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन। किन चीजों से मिलकर के मिक्सचर तैयार हुआ है उसके आधार पर हमने मिक्सचर को दो कैटेगरी में बांटा है। कौन कौन सी दो कैटेगरी में बांटा है ये उसको देखते हैं। तो दो कैटेगरी में जो आपने मिक्सचर्स को बांटा है, सबसे पहले आता है आपके पास होमोजीनियस, फिर आता है आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले मैं आपको होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में अगर बताऊं तो होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है एक ऐसा मिक्सचर होता है हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है एंड अ वेल स्टिर्ड सॉल्यूशन इज आइडेंटिकल इन एवरी पार्ट। मतलब कि एक बढ़िया तरीके से मिला हुआ, मीनिंग द फर्स्ट सिप एंड द लास्ट सिप टेस्ट एग्जैक्टली द सेम। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको अगर आप पी रहे हैं, पहली बार पिया, लाइक आपने चाय पिया, पहला सिप लिया सेम स्वाद आएगा, लास्ट सिप ले रहे हो तब भी सेम स्वाद आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो भी कंपोजिशन मिलाए गए हैं ना वो बढ़िया तरीके से मिक्स है, वेल स्टिर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो जिसके अंदर पार्टिकल्स आइडेंटिकल नहीं होता, पहचान नहीं सकते पार्टिकल्स को, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल आता है शुगर एंड वाटर। चीनी और पानी को अगर आपने अच्छे से घोल दिया तो पता नहीं कर पाओगे चीनी है कि नहीं, और पहला सिप लो चाहे लास्ट सिप लो बराबर आएगा। बट हाँ अगर वही वेल स्ट्रेट नहीं है, चीनी डाल करके छोड़ रखा, मिलाया मिलाया नहीं, ऊपर का सिप थोड़ा कम मीठा होगा और लास्ट का सिप जो चीनी के साथ वाला रहा होगा वो ज्यादा मीठा आएगा, ठीक है। शुगर हो गया, विनेगर हो गया, और जितने भी ड्रिंक वगैरह आते हैं सारे ड्रिंक हो गए, जैसे कि सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सारे के सारे बढ़िया से कंप्लीटली मिक्स होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके एग्जांपल हो जाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के। ये सब आपके एग्जांपल हो जाएंगे होमोजीनियस सॉल्यूशंस के, होमोजीनियस मिक्सचर्स के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके पास आता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस एक ऐसे प्रकार का मिक्सचर कहा जाता है जिसके अंदर है ना कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है। होमोजीनियस कंप्लीटली मिक्स, हेट्रोजीनियस नॉट कंप्लीटली मिक्स। हेट्रोजीनियस अगर देखें, these mixture do not have a uniform composition, मतलब कि सही मात्रा में प्रॉपर्ली कंपोजिशन के साथ मिक्स नहीं कर रखा है। एंड द पार्टिकल इन दोज मिक्सचर आर ऑफन इजीली विजिबल एंड टेंड टू सेटल ओवर द टाइम। देखा बता रखा है आपको, इस प्रकार के मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो इजीली विजिबल होते हैं। मतलब क्या है, आप उसको आसानी से देख सकते हैं, लाइक मिला रखा है लेकिन आपको दिख रहा है और मतलब प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हुआ है, और टेंड टू सेटल ओवर टाइम, और समय के साथ वो सेटल हो जाते हैं, नीचे जाकर के वो जम जाते हैं, ठीक है। तो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए सैंड मिक्स्ड विद वाटर, अगर आपने अपने पानी के गिलास के अंदर रेत को डाला तो वो घूमते फिरते थोड़े समय बाद नीचे जाके जम जाएगा, कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा और ऑब्वियस सी बात है आपको इजीली विजिबल होगा। ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। चॉक पाउडर इन वाटर, पानी के अंदर चॉक पाउडर को मिला दिया, और अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, या फिर आपने तेल और पानी को मिला दिया है, तो कभी नहीं मिलने वाली चीजें जितनी होती है वो सारे के सारे आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर नहीं, मतलब आपने मिला रखा है लेकिन आप इसको पता नहीं लगा पा रहे कि मिला हुआ है, तो उसको आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको होमोजीनियस हेट्रोजीनियस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार क्विक रिकैप बता दूं अगर मैं, होमोजीनियस कंप्लीटली मिक्स, सारे कंपोजिशन वेल यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, वेल स्टेड होता है। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस नॉट कंप्लीटली मिक्स, इजीली विजिबल और नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उसको आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस की बात अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पास कुछ शब्द आते हैं, सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन। अब इसके विषय में अगर आपको पढ़ना है तो सॉल्यूशन क्या होता है पहले तो आप ये बताइए। A solution is prepared by mixing a solute with a solvent, ठीक है, इसी को आप बोलते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पर सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है।
सोल्यूट बोला जाता है दैट सब्सटेंस दैट गेट डिसॉल्व्ड विद अ सॉल्वेंट, द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्विंग। लाइक पानी है आपके पास, वाटर है, और उसमें आप शुगर मिला रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं, तब जाकर के आपको शुगर सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो यहां पर जिस चीज को आप मिला रहे हैं वो आपका कहलाएगा द सब्सटेंस दैट गेट डिसॉल्व्ड इज नोन एज सोल्यूट। जिस चीज को आप मिला रहे हैं सोल्यूट, जिस चीज में मिला रहे हैं वो आपका कहलाएगा सॉल्वेंट, और फाइनली जो आपको मिलता है वो होता है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा? जब किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली मिलाया जाता है तब जाकर के एक सॉल्यूशन आपका तैयार होता है। इन शुगर वाटर, चीनी और पानी के केस में शुगर इज सोल्यूट, चीनी जो होता है आपका सोल्यूट होता है, एंड वाटर इज द सॉल्वेंट, और जो पानी है वो आपका सॉल्वेंट का रोल प्ले कर रहा है। द एग्जैक्ट प्रपोर्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज क्रिटिकल। फॉर इंस्टेंस, चेंजिंग द अमाउंट इन एन ORS मीन इट नो लॉन्गर ट्रू ORS। कितना होना चाहिए, तो क्वांटिटी मैटर करता है, किसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए मैटर करता है। लाइक अगर आपने ORS बहुत के बारे में सुना होगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, हरे कलर के पाउच में आता है, पानी में मिला के पीते हैं, इसके कुछ सॉल्यूशन वगैरह भी आते थे मार्केट में। तो आपने देखा होगा ORS के अंदर एक फिक्स अमाउंट ऑफ मीठापन एंड फिक्स अमाउंट ऑफ नमक का स्वाद होता है। अगर वो जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो वो एक ट्रू ORS नहीं कहलाएगा। तो इसलिए सोल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी भी मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 लीटर का पाउच आता है वो, अब वो आपने पूरे मयूर जग में मिला दिया, एक ही पाउच बोला पूरा परिवार पिएगा, तो वो काम नहीं करेगा। 1 लीटर का बोला है तो 1 लीटर में मिलाना है। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रेफर टू द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। कितना मात्रा में, इन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट गेट डिसॉल्व्ड इनटू अ सॉल्वेंट, सॉल्यूट को आपने कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में किसी सॉल्वेंट में मिलाया है, वही उस पूरे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहलाता है। उसी को आप कंसंट्रेशन कहते हैं। तो मेरे ख्याल में कंसंट्रेशन आपको क्लियर हो गया होगा। कंसंट्रेशन के बाद आपके पास आ जाते हैं फॉर्मूलाज फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को पता लगाने के लिए फॉर्मूले बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम 3 प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, तीनों फॉर्मूले को देखेंगे और एक एक एग्जांपल भी देख लेंगे कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले आता है मास बाय मास परसेंटेज। इसके अंदर मास बाय मास, मास को मास के साथ तुलना किया जाता है। इस फॉर्मूले के अंदर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाता है और इसको मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं, तो इससे मास बाय मास परसेंटेज निकलता है। यहाँ दे रखा है 10 ग्राम का नमक 90 ग्राम पानी में मिलाया गया, कैलकुलेट कीजिए। तो 10 ग्राम सॉल्यूट और सॉल्यूशन जो आपका बनेगा, सॉल्यूशन को होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो 10 प्लस 90 100 ग्राम नीचे आ जाएगा। 10 बटे में 100 ग्राम मल्टीप्लाई में 100, तो 100 से 100 कट गया, 10% आ गया आपका मास बाय मास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को सम करेंगे, क्योंकि दोनों जब मिलेगा तब जाकर सॉल्यूशन बनेगा, इसलिए हमने इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखा है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। बाकी एक बार मैं जूम करके दिखा देता हूँ और बड़ा सा, अगर नहीं दिख रहा होगा आप देख लीजिएगा कि आपको 10 ग्राम नमक दे रखा था और 90 ग्राम पानी दे रखा था। तो सॉल्यूट तो आपका नमक है, तो सॉल्यूट यहाँ पे हमने 10 ग्राम डाल दिया, और सॉल्यूशन जो आपका बनेगा 10 को और 90 को जोड़ के बनेगा, तो जोड़ने पे आया आपके पास 100 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कट गया, 10% आपका आंसर आ गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आपकी बुक का इनफैक्ट इमेज ही आपकी एनसीईआरटी से उठाया गया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला हो गया मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, सेकंड आता है आपके पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर क्या किया जाता है? मास ऑफ सॉल्यूट सेम रहेगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाला जाता है। अब क्वेश्चन दे रखा है कि 5 ग्राम ग्लूकोज है, 100 ml के अंदर मिलाया गया है, तो बताइए कंसंट्रेशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम मिलाया 100 ग्राम में, गुणा 100 से 100 कट गया, 5% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
सिंपल है, सॉल्यूट ऊपर आएगा, जो पहले वाला था मास बाय मास, तो उसमें मास ऑफ सॉल्यूशन लगाया, वॉल्यूम वाले में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लगाया आपने, ठीक है। इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगर कोई इशू है तो आप बता दीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन से अलग से करवा दीजिएगा। ओके, चला जाता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम से वॉल्यूम का। अब यहाँ देखिए 1 ml लिक्विड पेस्टिसाइड को मिलाया गया 100 ml के अंदर, तो दोनों में वॉल्यूम भी दे रखा है, 1/100 गुना में 100, 100 से 100 कट गया, 1% आपका आंसर आ जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। फॉर्मूले तीनों आपकी कॉपी में होने चाहिए, और तीनों फॉर्मूले के तीनों एग्जांपल भी आपकी कॉपी में होने चाहिए, कि अगर पेपर के अंदर कंसंट्रेशन निकालने का क्वेश्चन आता है तो आपको वो क्वेश्चन निकालने जरूर आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी रूल। सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर आप सॉल्यूट करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, मिलाते हैं, तो सॉल्यूबल होने के लिए कुछ रूल होते हैं, और वो रूल क्या होते हैं? सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेंपरेचर। पहले तो सॉल्युबिलिटी क्या कहते हैं? तो सॉल्युबिलिटी उस पर्टिकुलर अमाउंट को बोला जाता है, फिर उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को बोला जाता है, कि लाइक 100 ml पानी का गिलास लिया मैंने, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो पहली चीनी का 1 चम्मच डाला, मिलाया, अच्छे से मिलाया, वो मिक्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है, अगर मैं उसके अंदर आधी किलो चीनी डालने आ जाऊं तो थोड़ी ना मिक्स हो पाएगा। तो उसकी एक फिक्स क्वांटिटी होती है एट टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये लिखना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अगर आप उसी 100 ग्राम पानी की जगह पानी में चीनी आधी किलो आग पे डाल देंगे तो सारा पिघल जाता है। तो टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर किसी स्पेसिफिक सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट कितना मिलाया जा सकता है, उसी उसका सॉल्युबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। देन आपको बताता है, a solution that cannot dissolve any more solute at a temperature is called saturated solution। मतलब कि लाइक वही ग्लास वाला एग्जांपल पे रहता हूं मैं। अब ग्लास में मैंने 5 चम्मच डाला, मिलकर 6 चम्मच डाल रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। तो हमें क्या समझना है कि अब इसके अंदर और नहीं मिल सकता है, जब कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सोल्यूट, जब आप और ज्यादा मात्रा में सोल्यूट नहीं मिला सकते हैं, तो उसी को आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। फिक्स टेम्परेचर तक में, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, इसको आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट लिक्विड जनरली इंक्रीज एट टेम्परेचर राइजेस। सॉल्युबिलिटी होता है किसी भी सॉलिड सोल्यूट का बढ़ जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। वही चीनी और पानी और आग पर रख दीजिए, आपका तुरंत पता चल जाएगा, पिघल जाएगा ज्यादा मात्रा में, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड जनरली डिक्रीज एज टेम्परेचर राइजेस। गैसेस का डिक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज होता है? जैसे जैसे गैसेस के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है ना, गैस ऊपर भागने लगती है, तो गैस भागेगी तो सॉल्युबिलिटी तो कम हो जाएगी ना, इसकी वजह से यहाँ पर डिक्रीज हमको बताया गया है। आई होप सॉल्युबिलिटी का रूल आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। जो बच्चा जिस भी टॉपिक के लिए कमेंट कर देगा ना, उसके लिए पर्टिकुलर उस टॉपिक की वीडियो बना करके आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे दी जाएगी। बस आपको आना चाहिए, बात खत्म। चाहे कहीं से सीखो, मेरा समझ में आ रहा है मेरे से सीखो, नहीं समझ में आ रहा है किसी और से सीखो, लेकिन सीखना जरूरी है, ठीक है। फिर आता है सेपरेशन। अब हम सेपरेशन के बारे में सीखेंगे। तो आपने मिक्सचर 2 प्रकार के पढ़े, एक आपने पढ़ा होमोजीनियस, एक आपने पढ़ा हेटेरोजीनियस। तो दोनों के विषय में आप अलग अलग प्रकार से सेपरेशन भी सीखेंगे, ठीक है। अगर आप होमोजीनियस की सेपरेशन की बात कर रहे हैं, These techniques are used when composition mixed completely into uniform phase homogeneous mixture ही वो होता है, इसके अंदर यूनिफॉर्म फेज में मिक्सिंग होता है, ठीक है। अब होमोजेनियस के विषय में जब आप डीप में नॉलेज ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता जाता है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया को अच्छे से समझिएगा। हालांकि कक्षा 8वीं में आपने सीखा था क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन आपने 8th में सीखा है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक प्रोसेस होता है फॉर्मिंग प्योर सॉलिड क्रिस्टल, जिसके अंदर प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स बाहर निकाले जाते हैं फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फ्रॉम अ सैचुरेटेड किसे बोलते हैं? वो सॉल्यूशन जिसके अंदर और ज्यादा मात्रा में आप मिला नहीं सकते हैं सॉल्यूट को, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉलिड क्रिस्टल्स को बाहर निकालने का प्रक्रिया जो होता है उसी को क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। इट सेपरेट्स अ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम अनवांटेड इंप्योरिटीज। इसके अंदर पूरा का पूरा सेपरेशन हो जाता है प्योर सब्सटेंस का अनवांटेड इंप्योरिटीज से, with based on different solubility at different temperature के according. Cooling a hot saturated solution of copper sulfate allow crystal to form leaving impurities behind. यहाँ पर आपको दिखा रखा है
कि इसके अंदर पहले तो सॉल्यूशन बना हुआ है, मिक्स है, टेम्परेचर दिया, ठंडा करा, कुछ समय के बाद देखा गया आपने कि इम्प्योरिटीज अलग हो चुकी हैं और क्रिस्टल आपके अलग आ चुके हैं। दिस काइंड ऑफ प्रक्रिया, दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। इसी को आप क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन से आप आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रक्रिया आपके पास आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का इमेज कुछ आपको मैं दिखाऊं तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, बाकी इसको रीड करते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। यूज्ड टू सेपरेट अ होमोजेनियस मिक्सचर, इसका इस्तेमाल किया जाता है सेपरेट करने के लिए होमोजेनियस मिक्सचर्स को ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, दो मिसिबल लिक्विड में से। द मिक्सचर is heated until the liquid with the lower boiling point vaporized and the vapor is then cooled, condensed back into a pure liquid। तब तक गर्म करते हैं जब तक बॉइलिंग पॉइंट से पहले वेपराइज होना शुरू हो जाए, भाप बन के उड़ना शुरू हो जाए, और उसके बाद वेपर को ठंडा किया जाता है, कंडेंस किया जाता है, उसको दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इट रिक्वायर्स अ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट एट लीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल, सेपरेटिंग एसीटोन बॉइल्ड एट 56 डिग्री एंड वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। उदाहरण के लिए अगर एसीटोन में सेपरेशन करना होता है तो वो 56 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमारा जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होना शुरू होता है। लिक्विड को हीट करके वेपर बनाया जाता है, फिर वेपर को ठंडा करके लिक्विड डिस्टिल किया जाता है। इसी प्रोसेस को आप डिस्टिलेशन बोलते हैं। यहाँ से हीट दी जाती है, भाप बन के उठता है, ये कंडेंसर होता है, यहाँ पे ठंडा होता है और अगेन पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती है। इसी को आप बोलते हैं डिस्टिलेशन। मतलब क्या है, पहले गर्म करना है, वेपर बनाना है, भाप बन के उड़ा लेना है, उसके बाद उसको कंडेंस करके दोबारा लिक्विड फॉर्म में लेके आना है, देन उसके अंदर से इंप्योरिटीज बैठ जाएंगी और सारी चीजें हट जाएंगी और सॉलिड क्रिस्टल आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रक्रिया को आप डिस्टिलेशन बोलते हैं। डिस्टिलेशन के बाद आपका अगला टॉपिक आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल है ना, यूज किया जाता है सेपरेट कंपाउंड और मिक्सचर विद रिलेटिवली स्मॉल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, जहां पर स्मॉल डिफरेंस होता है लाइक 25 डिग्री सेल्सियस से कम का। और क्रूशियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग क्रूड पेट्रोलियम इज टू यूजफुल फ्रैक्शन लाइक पेट्रोलियम, गैस, केरोसिन एंड डीजल। क्रूड ऑयल जो होता है पेट्रोलियम, उसके अंदर से पेट्रोल, केरोसिन और डीजल अलग करने के लिए भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। लिटिल बिट ये सेम ही होता है, कोई ज्यादा बड़ा इसमें प्रोसेस नहीं होता है। फिर आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर अक्सर क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी की फोटो है ये, अब देखिए ये समझ में आ रहा है, पेपर है, इस पे एक सैंपल लगा हुआ है हाइड्रोलिसिस। समय के साथ देखिए, समय के साथ सॉल्वेंट में मिलाया तो उसका कंपोनेंट अलग अलग सेपरेट होने लग गए, नीला अलग, संतरा अलग, लाल अलग, और सॉल्वेंट जो ऊपर फ्लो हो रहा है, इसी को पेपर क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। तो मीनिंग इसका क्या होता है, मतलब समझने पे आप ध्यान देते हैं तो मीनिंग राइटिंग विद कलर, कलर के साथ लिखना। दिस सेपरेट मिक्सचर कंपोनेंट बेस्ड ऑन हाउ दे इंटरेक्ट विद द सॉल्वेंट एंड पेपर। मतलब कि ये पूरा का पूरा सेपरेट करता है मिक्सचर कंपोनेंट को किस आधार पे, बेस्ड ऑन हाउ दे इंटरेक्ट विद सॉल्वेंट एंड पेपर, किस प्रकार से वो इंटरेक्ट कर रहा है सॉल्वेंट के साथ, जो सॉल्यूशन का आपका वो लिक्विड इसमें मिलाया है, और पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है। द लिक्विड सॉल्वेंट कैरी सब्सटेंस अप बाय द पेपर। जो लिक्विड सॉल्वेंट होता है ना, वो सब्सटेंस को ऊपर कर रहा होता है, सेपरेटिंग देम बेस्ड ऑन हाउ फास्ट दे मूव। और इससे सेपरेशन हो जाता है, कितनी तेजी से वो मूव कर रहा है उसके आधार पर आप सेपरेशन कर देते हैं। ठीक है, अब आया था आपके पास सेपरेटिंग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करना सीखने वाले हैं, जहां पे नॉन यूनिफॉर्म ग्रुप में सब्सटेंसेस जो होते हैं कंपोजिट होते हैं, फिर मिले हुए होते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपके पास सेपरेटिंग फनल। लाइक ये देखिए, पानी, तेल, सॉल्यूशन है, फनल में डाल रखा है, यहाँ पे ये नोब सा बना हुआ होता है, स्टॉप कॉक लिखा हुआ है ना, और नीचे आपने फ्लास्क लगा दिया। अब क्या करेंगे आप, जैसे जैसे इसको खोलेंगे नॉब को,
पानी गिरता रहेगा, बुकिंग में रुक जाएगा। जब पानी आपका सारा निकल जाए तो ऊपर आपके पास तेल बच जाएगा। इसी को बोलते हैं सेपरेटिंग फनल मेथड। इसके अंदर जो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते हैं, इनमिसिबल लिक्विड होते हैं, जैसे कि पानी होते हैं, इन्हीं को आप इनमिसिबल बोलते हैं। इसके अंदर लेयर्स बन जाती है डेंसिटी के अकॉर्डिंग, एक पानी के नीचे रहता है, एक पानी के ऊपर रहता है। अब उस लेयर के अंदर जो हैवियर लिक्विड होता है फॉर्म द लोअर लेयर, जो ज्यादा मात्रा में रहेगा, जो हैवियर रहेगा वो नीचे आ जाएगा, जो कम रहेगा वो ऊपर तैरता रहेगा। एंड कैन बी ड्रेन्ड आउट स्लोली यूजिंग अ स्टॉप कॉक, और स्टॉप कॉक के माध्यम से आप उसको आसानी से ड्रेन करा सकते हैं। मतलब कि पानी बहा दीजिए, उसके बाद उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, ये प्रोसेस हो जाता है आपका सेपरेटिंग फनल वाला। ठीक है, इमिसिबल लिक्विड के अंदर सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन पहले बच्चों को अच्छे से बताया जाता था मैटर वाले चैप्टर में, हालांकि इसमें भी दे रखा है, अच्छे से सीखेगा हम भी। तो सब्लिमेशन क्या होता है? ये वो प्रोसेस होता है जहां पर सॉलिड है ना चेंज होता है डायरेक्टली वेपर ऑन हीटिंग। आमतौर पर आपने क्या सुना है, बर्फ को आप गर्म करेंगे सॉलिड को तो पिघल के लिक्विड बनेगा, फिर गर्म करेंगे तब वेपर बनेगा। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस सीखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में या फिर वेपर में कन्वर्जन होता है विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट। इस प्रक्रिया को आप बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना। द रिवर्स प्रोसेस कूलिंग वेपर बैक सॉलिड विदाउट बिकमिंग लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। डिपोजिशन वो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर अब गैस बन के गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है बिना लिक्विड में गए, उसको बोला जाता है डिपोजिशन। और यूज्ड टू सेपरेट सबलिएबल सब्सटेंसेस लाइक कैम्फर, कपूर की गोलियां, फिनाइल की गोली, नफ्थलीन बॉल और ड्राई आइस वगैरह को अलग करने के लिए फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस लाइक सीड, सैंड वगैरह से अलग करने के लिए यूज किया जाता है। या आपने बर्नर लगा रखा है या आग जल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे चाइना डिश के अंदर आपने कपूर और रेत दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। ये फनल रहेगा और ऊपर आपका कॉटन का लगा देते हैं, मुंह पे डैमेज कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा, हीट होगा। अब कपूर जो आपका सब्लिएबल सब्सटेंस है, कैम्फर जो है सब्लिएबल है तो सब्लिमेट करेगा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनेगा। अब ढक्कन जैसे आप हटाएंगे तो गैस के रूप में कपूर सारा बाहर आ जाएगा आपके पास, और रेत आपके नीचे की नीचे रहेगी, रेत थोड़ी ना उड़ेगा, ठीक, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। सब्लिमेशन के बाद आता है आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन। हालांकि यहाँ मशीन वाला दिखा रखा है, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ सेंट्रीफ्यूगेशन का। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर है ना लिक्विड को बढ़िया तरीके से मिक्स किया जाता है, मिक्स करके सेपरेट किया जाता है। इसके अंदर कैसे किया जाता है, आपने अपने घरों के अंदर भी देखा होगा। इसके अंदर है ना स्पिनिंग मिक्सचर ट्यूब विद हाई स्पीड, किसी ट्यूब वगैरह किसी चीज के सहारे से आप मिक्स करते हैं काफी तेजी में हाई स्पीड पे, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाता है जिससे कि हैवी पार्टिकल जो होते हैं बाहर आ जाती है टू सेटल एट द बॉटम व्हाइल लाइटर लिक्विड रिमेन्स एट द टॉप। हल्की लिक्विड जो होती है ऊपर आ जाती है। इसका इस्तेमाल लेबोरेटरीज में किया जाता है ब्लड कंपोनेंट्स के अंदर से लाइक रेड ब्लड सेल एंड प्लाज्मा को अलग करने के लिए। और एक और बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ, घरों में देखा है दूध वगैरह को इसके अंदर दूध है अगर तो एक ये डंडा से डाल देते हैं जिसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा, जिससे जो मिक्स करा जाता है, मम्मी वगैरह करते हैं, आपने देखा होगा। इससे छाछ अलग हो जाता है और बटर अलग हो जाता है, हल्का होता है छाछ ऊपर आ जाता है, बटर गाढ़ा होता है और नीचे रह जाता है, ठीक है। ये आपने देखा घर में देसी तरीका। बाकी लेबोरेटरीज में ब्लड के अंदर से रेड ब्लड सेल और प्लाज्मा अलग करने के लिए प्रकार की मशीनें आती हैं। ऐसा डाल दिया, अब ये बंद कर दिया जाता है इसको, और जब ये घूमता है गोल 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 तो दोनों चीजें सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है। फिर आता है कोआगुलेशन। कोआगुलेशन क्या होता है, इसके अंदर है ना फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू क्लम्प टुगेदर बाय एडिंग अ कोएगुलेंट सच एज पाउडर्ड एलम। किसी आइटम को डालकर क्या करा जाता है, देखिए यहाँ पर आपको बता रखा है द लार्जर क्लम्प फॉर्म देन सेटल बाय ग्रेविटी एंड देन कैन बी इजीली फिल्टर्ड, और फिर उसको इजीली फिल्टर कर सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको इसके लिए। कूलर का पानी गंदा हो जाता है, कूलर के अंदर एक एलम का टुकड़ा डाल दो। एलम क्या होता है, फिटकरी, फिटकरी डाल दो। फिटकरी क्या करेगा, जितना भी उसके अंदर का वेस्ट होगा ना उन सभी को नीचे स्टोर कर लेगा। उसके बाद पानी अलग आप कर लो और मतलब
कूलर का पानी तो हालांकि चलने के बाद तो खराब होता है, तो आप किसी और फर्दर यूज में नहीं लेते होंगे, लेकिन पौधे वगैरह में डाल सकते हैं। तो अलग कर लो, नीचे आपका सारा का सारा कचरा जम जाता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है कोगुलेशन, जिसके अंदर आप किसी एक एडिंग कोगुलेंट ऐड करते हैं, जैसे कि एल्बम वगैरह दे रखा है कि गंदगी वाला पानी था, इसमें हमने पाउडर वाला फिटकरी डाल दिया, थोड़े समय के बाद गंदगी नीचे, साफ पानी ऊपर आ जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। ओके, आई होप क्लियर होगा। बाकी ये कूलर वाला है आजकल सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, तो कोशिश कीजिएगा ना करने की। हालांकि आप कूलर का पानी रेगुलरली चेंज करते रहिए, मच्छर वगैरह भी नहीं पनपेंगे और ठंडी हवा भी आपको मिलती रहेगी। अब छोटा सा टॉपिक है एलॉय के बारे में, उसका ज्यादा चैप्टर में बचा नहीं। एलॉय क्या होता है? एलॉय जो होता है ना आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या फिर दो से ज्यादा मेटल्स का, दो या फिर दो से ज्यादा मेटल्स का, और मेटल एंड नॉन मेटल, या तक कि मेटल और नॉन मेटल का भी मिक्सचर होता है, उसको भी आप एलॉय कह देते हैं। फिजिकली मेथड कैन नॉट सेपरेट कंपोनेंट ऑफ एन एलॉय। आप एलॉय के अंदर के कंपोनेंट को अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लाइक आपको दे रखा है ब्रास के बारे में, इसके अंदर कॉपर और जिंक मिलकर के ब्रास बनता है। अब ब्रास में से आप कॉपर जिंक को अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार ब्रॉन्ज में भी कॉपर और टिन होता है, आप उसको भी अलग नहीं कर पाते हैं। तो एलॉय के बारे में बताइए कि एलॉय के को आप सेपरेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर सस्पेंशन, कोलाइड एंड टिंडल इफेक्ट। सॉल्यूशन पता चल गया आपको। पार्टिकल साइज इन द स्मॉलेस्ट लेस देन 1 न्यूमीटर इन द डायमीटर। पार्टिकल साइज काफी छोटे होते हैं, उसको सॉल्यूशन बोल देते हैं। सस्पेंशन क्या होता है? हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जहां पर पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते हैं एंड रिमेन सस्पेंड विद पार्टिकल साइज लार्जर देन 1000 न्यूमीटर। ठीक है, तो जो थोड़े से बड़े होते हैं 1000 एनएम से बड़े होते हैं उनको सस्पेंशन बोला जाता है। एंड पार्टिकल आर विजिबल टू द नेक्ड आईज। वो पार्टिकल जो आपकी नॉर्मल आंखों से विजिबल है और बाद में नीचे जम जाने वाली है, जैसे कि कीचड़ वाला पानी, वो कोलाइड्स के अंदर आ जाता है। मिक्सचर विद मॉडरेट साइज पार्टिकल रेंजिंग 1 to 1000 न्यूमीटर। पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड, डू नॉट गेट सेटल्ड मिक्सचर ओवर टाइम। पार्टिकल जो होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड होते हैं और ये समय के साथ टिकते नहीं है। एग्जांपल के लिए ब्लड, मिल्क, टोमेटो सॉस एंड आइसक्रीम। ठीक है, द सॉल्यूट like component is a dispersed phase and the medium sit in the dispersion medium, liquid in liquid collide and emulsion like butter and body lotions। इसके अंदर ज्यादा काम की चीजें नहीं है, जो काम की मेन चीजें अगर मैं उसके विषय में बताऊं तो कोलाइड देख लीजिए। मिक्सचर्स होते हैं मॉडरेट साइज पार्टिकल के। सस्पेंशन हाइड्रोजनस मिक्सचर होते हैं जहां पर पार्टिकल इससे ही बड़े होते हैं और सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल छोटे होते हैं। फिर लिक्विड इन लिक्विड कोलाइड्स का एग्जांपल याद रख लीजिएगा, बटर और बॉडी लोशन वगैरह होता है। लिक्विड एंड लिक्विड कोलाइड्स होते हैं वो। ठीक है, लिक्विड फॉर्म के अंदर ही लिक्विड का एक और फॉर्म मिक्स होता है, इसको लिक्विड एंड लिक्विड कोलाइड्स बोला गया है। ये आपको बता दें, एक फ्लैश लाइट अगर आप मारते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर नॉट विजिबल, कोलाइड के अंदर विजिबल होती है और सस्पेंशन के अंदर भी आपके विजिबल होती है। टिंडल इफेक्ट, दिस इज द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट पार्टिकल ऑफ मिक्सचर मेकिंग द पाथ ऑफ लाइट विजिबल। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट होता है जिसके अंदर पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाता है, इसको आप टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। हालांकि आपने अपने घरों में देखा होगा, धूप वगैरह कहीं अगर छोटे से छेद वगैरह से आ रही है तो वहां पर भी आपको पूरा का पूरा पाथ ऑफ लाइट दिखाई दे रहा होता है, उसी को आप टिंडल इफेक्ट कहते हैं। द टिंडल इफेक्ट ऑकर्स, टिंडल इफेक्ट तब होता है जब लाइट पासेस थ्रू अ कोलाइड और सस्पेंशन। जब लाइट किसी भी प्रकार के कोलाइड या फिर सस्पेंशन से पास होती है तब हमारे को टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर कोलाइड सस्पेंशन ना हो, ट्रू सॉल्यूशन हो, तो उसके अंदर आपको टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बट इट डज नॉट ऑकर व्हेन द लाइट पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन या फिर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन से अगर पास हो रहा होगा तो आपको टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। और हालांकि इसके बाद ज्यादा कुछ बचा नहीं, चैप्टर आपका यहीं पे एंड है। ये आपको दिखा रखा, आपकी बुक में फोटो थी, टिंडल इफेक्ट स्पोर्ट्स के स्टेडियम में लाइट गिरती है तो आपको पूरा एक पाथवे सा दिखने लग जाता है ना, ये टिंडल इफेक्ट भी जैसे दिख रहा है। उसके बीच में जरूर कोलाइड या फिर सस्पेंशन बन रहा होगा, रेत के पार्टिकल, एयर के अंदर ऐसी बहुत सारी इंप्योरिटीज वगैरह होती है जिसकी वजह से हमारे को टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास एंड होती है। और आज हमने है ना अच्छे तरीके से समझ लिया
कि एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर के बारे में। आज के लिए आपका अगर होमवर्क की बात करते हैं, अगर आपने क्लास पूरी देखी है, अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं या फिर हमसे पढ़ते हैं या फिर आज आपने पहली बार हमारी वीडियो को देखा है, तो आज आपके लिए होमवर्क है कि इस नोट्स को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, लाइन बाय लाइन खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और प्रैक्टिस दो सेपरेट डायग्राम एंड कीप देम क्यूरियोसिटी अलाइव। अगर संभव हो सके तो इन सेपरेशन को खुद से करके देखिए और करने के बाद अपने अंदर की जिज्ञासा खत्म नहीं करनी है। आपको साइंस के लिए इंटरेस्टिंग रहना है, हमेशा आपको अपने लिए कुछ ना कुछ नया सोचते रहना है। आपको बन जाना है एक ऐसा व्यक्ति जिससे लोग कहे इसके पास सिर्फ सवाल है, हर चीज के पीछे क्यों लगा देना है आपको। ऐसा होता है, क्यों होता है, ऐसा होता है तो क्यों होता है, हर चीज के पीछे आपको लगा देना है और अपनी क्यूरियोसिटी को अलाइव रखनी है। चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, चैप्टर क्लियर हो गया हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगर किसी को नहीं पता कि पीडीएफ कहाँ मिलती है तो वो भी बता दीजिएगा, एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको बता दिया जाएगा। हालांकि इसके जो नोट्स वगैरह हैं आपको एडीसी क्लासेस के एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हालांकि अगर कोई कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा ताकि अगली वीडियो के अंदर आपके लिए उन चीज़ों का इंप्रूवमेंट किया जा सके। धन्यवाद।